नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो ऑपरेशन पाकिस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज है 16 दिसंबर यानी विजय दिवस, वो दिन जिसने भारत का सिर दुनिया में हमेशा के लिए ऊंचा किया। वो दिन जब 1971 में पाकिस्तान की सेना ने भारतीय वीरों के आगे घुटने टेक दिए थे। ढाका के रेसकोर्स मैदान में लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी ने भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने 93,000 सैनिकों के साथ सरेंडर किया था। इतिहास में पहली बार किसी देश ने इतनी बड़ी फौज के साथ आत्मसमर्पण किया था। और आज 16 दिसंबर 2025 को खड़े होकर देखिए, पाकिस्तान की हालत फिर 1971 जैसी लग रही है। आज पाकिस्तान चारों तरफ से संकट में डूबा हुआ है। महंगाई आसमान पर, रुपया जमीन पर, पेट्रोल, आटा, दवा की किल्लत, IMF की कठोर शर्तें, एक पूरा देश कंगाली में धंस चुका है। सरकार, आर्मी, न्यायपालिका तीनों ही आपस में लड़ रहे हैं। इमरान खान जेल में है, उनका वोट बैंक सड़क पर है। शहबाज सत्ता में, लेकिन नियंत्रण मुनीर के हाथ में। तो वहीं बलूचिस्तान खुलेआम कह रहा है कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं, कब्जे का शिकार है। आज KPK और सिंध विद्रोह की राह पर है। यानी सच्चाई यही है कि पाकिस्तान अब एक देश नहीं रहा, यह सिर्फ टूटे हुए हिस्सों का एक जोड़ है और पाकिस्तान का टुकड़े टुकड़े होना तय है। तो आज अपने शो में पाकिस्तान का कैसे हो रहा है अंत, इसे समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। नो डाउट आज की तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है। आज 16 दिसंबर है और आज के डेट में यानी कि 16 दिसंबर 2025 पे पाकिस्तान आपको कहां खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, पाकिस्तान तो वहीं खड़ा दिखाई दे रहा है जहां 71 में खड़ा था जी। और आपने अपने इंट्रोडक्शन में जरूर बड़े अच्छे से जिक्र किया, दुनिया में कभी ऐसी कोई तस्वीर ही नहीं आई। सिर्फ नियाजी वो सरेंडर करके साइन नहीं कर रहा, वीडियोज हैं। वो तो कांग्रेस की सरकारों ने उस तरह से उसे दिखाया नहीं, जनता को बताया नहीं कि लाइन में लगे हुए सारे अधिकारी सारे हथियार जमीन पर रख रहे हैं, अपने अपने बैजेस को निकाल करके नीचे रख रहे हैं, बेल्ट खोल करके नीचे रख रहे हैं। जैसे सस्पेंड किया जाता है अधिकारियों को, कैसे बेल्ट खुलवा लिया जाता है, रैंक हटा लिए जाते हैं, वो तस्वीर, वो नजारा। तो ये करने के बावजूद अगर पाकिस्तान के मिलिट्री हिंदुस्तान से दो हाथ करना चाहती है तो समझिए कितनी बेगैरत आर्मी है। ऐसी बेइज्जती कभी किसी की नहीं हुई। लेकिन आज जो हम चर्चा कर रहे हैं, 1971 के पास क्यों खड़ा है आज पाकिस्तान? क्योंकि वही सिचुएशन है। उस वक्त भी बांग्लादेश के अंदर यह बताया जा रहा था कि ये उर्दू हम पे नाफिज किया जा रहा है, थोपा जा रहा है, हमारी बंगाली आइडेंटिटी को नष्ट किया जा रहा है, हमें एक कॉलोनी की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, हमारे महिलाओं की आबरू लूटी जा रही है, लोगों को बिना किसी जुर्म के, बिना किसी का नियम कानून कोर्ट कचहरी मारा जा रहा है, हमें लूटा जा रहा है। यही तो खैबर पख्तूनवा बोल रहा है, यही तो बलूचिस्तान बोल रहा है। अब फर्क बस इतना है कि अब ये करें, ये पंजाबी, उस समय उर्दू और वो पाकिस्तानी और बंगाली, अब बलूची कह रहे हैं कि ये पंजाबी, खैबर पख्तूनवा के लोग कह रहे हैं ये पंजाबी। ये लोग हमें लूट रहे हैं। किस तरीके से? वो तो सब कुछ बैन है, मीडिया वाले दिखाते नहीं, कोई फॉरेन मीडिया को जाने नहीं दिया जाता। बलूचिस्तान में हर दिन दर्जनों महिलाएं किडनैप होती हैं। ऐसे नहीं, वो रूट पकड़ चुका है। दूसरा कारण कि एक तो डिसकंटेंट लीड्स टू डिसइंटीग्रेशन। दुनिया में कोई भी मुल्क टूटा है तो उसके अंदर वो डिसकंटेंट होना चाहिए। ये वैसा ही डिसकंटेंट बांग्लादेश में मौजूद था जो आज डिसकंटेंट पाकिस्तान में मौजूद है। नंबर 2, देश को एक रखने वाले जो इंस्टीट्यूशन है वो कौन है? क्या जुडिशरी उसकी लेजिटिमेसी है? क्या पार्लियामेंट उसकी लेजिटिमेसी है? क्या पॉलिटिकल पार्टीज
जो पूरे मुल्क में काम कर रही है उनकी लेजिटिमेसी है, या फिर सब कुछ ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जब फेल हो जाते हैं तो वहाँ की जो आर्मी होती है, वहाँ का जो प्रशासन हो, वहाँ का जो तंत्र होता है, वो देश को इकट्ठा कर पाता है। तो सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान की आर्मी के पास ये काबिलियत और ये हैसियत बचा है? वो भी नहीं बचा है, वो भी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जिनके ऊपर जिम्मेदारी है देश को एक रखने की, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो जुडिशरी हो, ये तमाम इंस्टीट्यूशंस पाकिस्तान में फेल हो गए हैं। और इसलिए पीओके वाले कह रहे हैं कि हम पे कब्जा है, खैबर पख्तूनवा बोल रहे हैं हम नहीं मानते, बलूचिस्तान बोल रहा है अलग देश चाहिए। तो ये ठीक 1970 के मुहाने पे खड़ा है और ये विस्फोट कभी भी हो सकता है। कुछ एस्ट्रोलॉजर तो बता रहे हैं कि 2026 के अंत तक इनका जो है राम नाम सत्य हो जाए। तो वाकई में जो हालत 1971 में थी वही हालत अभी पाकिस्तान की है, सर ने समझाया। लेकिन सर इस बार एक अंतर है, इस बार मोदी की सरकार है और सरकार मजबूत है। क्या और बुरा हाल, बद से बदतर की स्थिति में इस वक्त पाकिस्तान खड़ा है? देखिए, जो स्थिति उस समय थी वो स्थिति इस समय थोड़े से अलग अंदाज में दिख रही है। भारत की स्थिति की बात है, जैसे भारत और बांग्लादेश जो उस समय ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, दोनों के बॉर्डर लगते हैं। इसीलिए पाकिस्तान ने जब बांग्लादेश यानी ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर अत्याचार शुरू किया तो वहां से शरणार्थी भारत में आने लगे। लेकिन भारत को इंटरवेन करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि बांग्लादेश में जो लोग भारत में आ रहे थे वो यहाँ परेशानी पैदा करने लगे थे उसी समय से। और इसके कारण भारत ने ये कदम उठाया कि नहीं, अब बांग्लादेश यानी ईस्ट पाकिस्तान के साथ हमें खड़ा होना पड़ेगा। अगर वहां समस्याएं पैदा हुई तो फिर भारत भी उस समस्या से दूर नहीं अपने आप को रख सकता। लेकिन अभी क्या स्थिति है? अभी खैबर पख्तूनख्वा की बात हो रही है ज़्यादातर, कि खैबर पख्तूनख्वा में ज़्यादा पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह चल रहा है। और ऐसे समय में जबकि पाकिस्तान में वही एक प्रांत है जहां इमरान खान की पार्टी की सरकार है और वहां इमरान खान को मारने की साजिश चल रही है, तो इमरान खान की पार्टी की सरकार और वहां सरकार के साथ टीटीपी का अपना एक अलग से संबंध, ताकि ये दोनों मिलकर मुनीर की सेना से लड़ सके, पाकिस्तान के पंजाब डोमिनेटेड पॉलिटिकल पार्टियों से लड़ सके। वही स्थिति तो बांग्लादेश के लिए भी थी। मुजीबुर रहमान प्रधानमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं, सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन इन लोगों ने कहा ये ईस्ट पाकिस्तान वाले को, ये बंगालियों को प्रधानमंत्री बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। प्रधानमंत्री तो पंजाब से ही होगा। भुट्टो प्रधानमंत्री बन गया, उसे नहीं बनाने दिया गया। और इसी बात को लेकर ये ईस्ट पाकिस्तान में विद्रोह और तेज हो गया। अभी इमरान खान के साथ यही स्थिति हो रही है। ये सारे लोग मिलजुल कर मारने की तैयारी में लगे हैं। उनके घर वाले, परिवार वाले, पार्टी वाले विद्रोह कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, पार्टी पर बैन लगाने की तैयारी चल रही है। तो ऐसे में खैबर पख्तूनख्वा में जो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर है, पीटीआई के लीडर हैं, वो अब सिंपैथी दिखाने लगे हैं पाकिस्तानी तालिबान के साथ। और इसमें पाकिस्तान का वो तालिबानी जो कि बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है और मुनीर बांग्लादेश को टारगेट कर रहा है। बांग्लादेश और भारत का संबंध बेहतर हो रहा है, यानी कि जो भारत ने बांग्लादेश के रास्ते पाकिस्तान की सेना को हराया था, आज अफगानिस्तान के रास्ते भारत के लिए एक मौका मिला है जो खैबर पख्तूनख्वा की आज़ादी में अपनी भूमिका निभा सके। और अगर बलूचिस्तान ज़्यादा सुलगा तो बलूचिस्तान के आज़ादी के लिए, यानी कि उसके गवर्नमेंट जो एग्जाइल गवर्नमेंट है उसको समर्थन देने की तैयारी कर सके। यानी पाकिस्तान उस मुहाने पर खड़ा है जो उस समय बांग्लादेश को लेकर खड़ा था। आज खैबर पख्तूनख्वा में अगर अफगानिस्तान अपने अफगानों की सुरक्षा के लिए सेना भेजना शुरू करता है तो भारत इस बार सहयोग करने से नहीं चूकेगा। और इसलिए स्थितियां पाकिस्तान के अंदर ऐसी चल रही है कि वहां पर यह चर्चा होने लगा है कि इस बार तो अगर अफगानिस्तान के साथ बेहतर संबंध नहीं बनाए तो भारत इस मौका देख रहा है कि कब तुम्हारा एक हिस्सा तोड़कर फिर से 1971 वाली स्थिति पैदा कर दे। मतलब एक नहीं कई अलग अलग प्रांत है जहां पे विद्रोह की आग धधक रही है, कभी भी बड़ा विस्फोट हो सकता है। लेकिन सवाल एक है और बहुत छोटा सा सवाल है कि कितने
कितने टुकड़ों में बटेगा इस बार पाकिस्तान? देखिए 4-5 टुकड़े तो साफ साफ दिख ही रहे हैं। जी वहां सिंधु देश की मांग हो रही है, बिल्कुल। बलूचिस्तान अलग अपना झंडा फहरा रहा है, खैबर पख्तूनवा वो भी अलग होने के लिए बिल्कुल लालायित है, और पीओके वाले हिंदुस्तान में आने को लालायित है। बच जाएगा सिर्फ पंजाब, वही पाकिस्तान बचा रहेगा, उसके अलावा कुछ नहीं बचेगा। तो ये टुकड़े टुकड़े में तो दिख रहा है, लेकिन भारत का रोल क्या है? भारत जिस तरीके का साइकोलॉजिकल, देखिए देश टूटता है कब और देश होता है क्या? देश के लिए एक टेरिटरी चाहिए होती है और लोग चाहिए होते हैं, और लोगों को उस देश के ऊपर, उस टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के ऊपर विश्वास होना चाहिए। उनको लगना चाहिए कि हम एक देश है, तब देश सरवाइव करता है। भारत और प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसा गेम कर दिया है कि ये जो पाकिस्तान के लोग हैं उनके अंदर ही एक दूसरी तरह की फीलिंग आ रही है। अभी आप देखिए 4-5 जो इसको कहते हैं कि साइकोलॉजिकल स्तर पे इंडिया मैच जीतता है, साउथ अफ्रीका को हराता है T20 में या वनडे में, या फिर हम वर्ल्ड कप जीतते हैं, पाकिस्तान में कम से कम वो ज्यादातर उसमें पाकिस्तानी क्रिकेट के लोग हैं, जो खिलाड़ी हैं, वो तारीफ करते, देखो ये है इंडिया। जी जी। एंड दे गेट व्यूज इन मिलियंस। फिर पाकिस्तान में उस तरह के वीडियोस आता है कि भाई ये कार देखो, ये कितने की होगी? कोई कहता है 3 करोड़ की पाकिस्तान में, तो कहता है कि नहीं ये पाकिस्तान का नहीं है, कहाँ का है? तो बोलते जापान का है, यहाँ का है, वहाँ का। बोले नहीं इंडिया का है। तो बोलते माशाल्लाह ये इंडिया में बन रहा है। और जब उसकी कीमत बताई जाती है कि सिर्फ ये इंडिया में 15 लाख रुपए में बिक रहा है, तो आपको मालूम है इस तरह के वीडियो जो मिलियंस में जा रहे हैं, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। लोगों को लगता है कि इससे तो बेहतर इंडिया है, इंडिया तो बहुत बेहतर है। ये पीओके में क्यों लोग बोल रहे हैं कि भाई हमको अब इंडिया में शामिल कर लो? ये आर्टिकल 370 हटा, और जिस तरीके से भाई रिश्तेदार है एक दूसरे की तरफ, फोन पे बातचीत होती है, और मालूम चलता है कि उनके कश्मीर के अंदर जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहां ना तो सड़क है, ना बिजली है, ना तो पानी है, कुछ नहीं है। और यहाँ पिछले 5 सालों में आप देखिए कि जिस तरीके से देश के दूसरे हिस्सों में गांव गांव पक्की सड़क बन गई है, उस तरीके से पूरे कश्मीर में बन गया है। बिजली फ्री है, खाना फ्री है, पूरे देश को मिल रहा है फ्री खाना। अब उनको लगता है कि भाई वो देश तो ज्यादा बेहतर है। तो ये साइकोलॉजिकल गेम जो हो रहा है, आप देखिए पाकिस्तान में कोहली के ज्यादा फैन फॉलोइंग है। क्यों है? ये धीरे 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 वो पाकिस्तान की सिस्टम, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के कोर्ट्स, उससे इनका विश्वास धीरे धीरे उठ रहा है। और ये सबसे बड़ी वजह होती है किसी देश का टूट जाना। उनको लगता है कि सब चोर उचक्के लुटेरे फ्रॉड लोग जो है हमारे ऊपर बैठे हुए, सिस्टम जो है हमारे साथ खड़ा नहीं है। गरीबों को लगता है कि भाई ये तो हमें लूटा जा रहा है। और सोशल मीडिया का जमाना है, जब उनको मालूम चलता है कि भाई प्रधानमंत्री ने सारे गरीबों को 2-2 हज़ार रुपये ट्रांसफर कर दिए, हर 3 महीने में ये ट्रांसफर हो रहा है, जब उनको भी मालूम चलता है कि भाई खाना जो है वहां अनाज 20 केजी अनाज जो है सब परिवार को फ्री में मिल रहा है, दैट मेक्स दिस कंट्री सो वनरेबल। ये जो खतरा पाकिस्तान के अंदर मंडरा रहा है, बाकी राजीव ने जो बताया कि भाई हमें तो बस वो था ना, एक धक्का और दो, बस वो बस टच करने भर की देरी है, ये धक्का अपने आप पाकिस्तान को तोड़ दो। तो ये धक्के का बटन क्या भारत में है? क्योंकि भारत का भी रोल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और जिस तरह के बयान आते हैं कि इस बार तो पाकिस्तान का नक्शा ही मिट जाएगा, जिस तरह की बयानबाजी होती है, तो इस पूरे विद्रोह की आग में भारत का क्या रोल और स्टैंड है? देखिए, भारत ने अपनी डिप्लोमेसी बदली, अपने तरीके बदले, रणनीति बदली है।
क्योंकि अब वो पुराने जमाने वाला नैतिक दबाव वाला भारत नहीं है कि हम सारे दुनिया के मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर बैठे हुए हैं कि नहीं नहीं डेमोक्रेसी होगी तभी उसके साथ अच्छा संबंध होगा। जैसे ये बर्मा हुआ करता था जो अभी म्यांमार है, हम लोगों ने यही सोच रखा था नेहरू से लेकर बाद में तक कि नहीं नहीं बर्मा में डेमोक्रेसी नहीं है, ये जुंटा का शासन है, उसके साथ बेहतर संबंध कैसे रखें। और वो जुंटा का शासक जो है वो चीन के गोद में बैठ गया और हम लंबे समय तक संघर्ष करते रहे कि म्यांमार के साथ अच्छे संबंध कैसे बनाएं। मोदी ने डिप्लोमेसी चेंज की और म्यांमार के साथ ऐसे संबंध बनाए कि भारत की सेना म्यांमार के साथ संधि करके वहां पर बॉर्डर पार करके नॉर्थ ईस्ट के कई इंसर्जेंट ग्रुप के कैंप पर अटैक करके वापस आया और म्यांमार की सेना ने उसका सहयोग किया। यह डिप्लोमेसी होती है। तो जिस तरीके से अभी अफगानिस्तान को लेकर भारत का रुख है कि अफगानिस्तान को लगता है कि भारत के साथ दोस्ती का मतलब है अभी के समय में एक मजबूत दोस्ती, वो दोस्ती तोड़ता नहीं, हमें सहयोग करेगा। और पाकिस्तान के साथ संबंध जो खराब हुए, ये पाकिस्तान बार बार क्यों कह रहा है कि काबुल का बटन, काबुल का कंट्रोल दिल्ली के हाथों में है। तो ये डर इस बात का इसे लग रहा है कि किसी तरीके से अफगानिस्तान को इतना बदनाम कर दें कि वो आतंकियों का संरक्षण दे रहा है ताकि दुनिया के दूसरे देश भी हमारे साथ खड़े हों अफगानिस्तान के खिलाफ, क्योंकि अफगानिस्तान और भारत के संबंध मजबूत हुए हैं। और इसीलिए अब देखा जा रहा है कि जो इस्लाम के नाम पर देश बना, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना, एक टुकड़ा उसका भाषा के आधार पर हुआ और अब वो इस्लाम के नाम पर ही अपने आप को सरवाइव करने योग्य नहीं बना सकता, क्योंकि ये जो टीटीपी वाले मांग कर रहे हैं, बीएलए वाले मांग कर रहे हैं, बलूचिस्तान अगर आज़ाद होगा तो वो गैर इस्लामिक कंट्री नहीं होगा। ये टीटीपी वाले खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रहे हैं, वहां के लोगों को ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान भी इस्लामिक कंट्री है, हम भी अलग हो गए तो इस्लामिक कंट्री ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हिंदुओं का वर्चस्व हो जाएगा। जैसे जिन्ना ने भारत के लिए कहा कि नहीं नहीं ये हिंदू मुसलमान की बात है, ये हिंदुओं का दबदबा रहेगा, अगर हम इसके साथ रहेंगे तो इस्लाम के नाम पर एक देश बनाओ। तो जो कंडीशन अभी पाकिस्तान में बने हैं उसमें डर इसे पाकिस्तान के सैन्य तानाशाह हो या पॉलिटिकल नेतृत्व हो, इन दोनों को डर अफगानिस्तान के बॉर्डर वाले इलाके में है, यानी बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में। और भारत का अफगानिस्तान के साथ बेहतर होते संबंध इन लोगों के लिए खतरे की घंटी है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो 1971 में भी पाकिस्तान यही सोच रहा था कि हम नहीं टूटेंगे, लेकिन टूटा, वो भी पूरी दुनिया के सामने टूटा। नक्शे बदल गए, इतिहास बदल गया और आज 2025 में वही माहौल फिर पाकिस्तान को घेर चुका है। इस बार सिर्फ एक नहीं बल्कि 3-4 प्रांत पाकिस्तान से अलग होने को खड़े हैं। मतलब पाकिस्तान का अंत शुरू हो चुका है, काउंटडाउन चल रहा है। तो इस पर आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।